Today we are going to start with the chapter number 2 in endodontics, protecting the pulp and promoting tooth maturation. We are going to cover the highlighted point in this chapter and the underlined lines. The lines I have underlined here. We are starting from this chapter, from this table, which is 2.1. We have some terminologies which we use in endodontics as a treatment plan, as in our treatment plan. सो फर्स्ट वन इज़ पल्प कैपिंग. पल्प कैपिंग में हम ट्रीटमेंट करते हैं एक्सपोज वाइटल पल्प में. जैसे कि अगर कोई पल्प है वो एक्सपोज हो गया है किसी ट्रॉमा की वजह से या कैरीज की वजह से, किसी भी मैकेनिकल या थर्मल एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा या कैरीज की वजह से जब वो एक्सपोज हुआ है तो हम उसे वाइटलिटी मेंटेन रखनी है और उसके ऊपर हमने कोई ऐसा मटेरियल प्लेस कर देना है जिसकी वजह से पल्प एक्सपोज ना रहे. जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, मिनरल MTA मिनरल ट्राईऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं टू फैसिलिटेट फॉर्मेशन ऑफ रिपेरेटिव डेंटिन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ वाइटल पल्प. जिससे हम रिपेरेटिव डेंटिन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए और पल्प की वाइटलिटी भी मेंटेन रहे. अच्छा, उसके बाद आफ्टर दैट वी हैव डायरेक्ट पल्प कैपिंग. डायरेक्ट पल्प कैपिंग में हम इसमें भी यही करते हैं कि डायरेक्ट मटीरियल डेंटल मटेरियल हम प्लेस करते हैं एक्सपोज पल्प पे, जो कि ट्रॉमा की वजह से किसी वजह से वाइटल पल्प जो था वो एक्सपोज हो गया, ताकि उसकी हम वाइटलिटी मेंटेन रख सकें. उसके बाद है स्टेप वाइज कैरीज एक्सकेवेशन. स्टेप वाइज कैरीज एक्सकेवेशन में हम इंक्रीमेंटल रिमूवल ऑफ कैरीज. इसमें हम कैरीज को इंक्रीमेंट्स में रिमूव करते हैं ताकि ज़्यादा इनेबल और ज़्यादा डेंटिन लॉस ना हो और वाइटल पल्प जो है वो कवर रहे और वो मेंटेन रहे पल्प की वाइटलिटी और एक्सपोजर ना हो. अगर पल्प को हमें बचाना है एक्सपोज होने से तो हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें फ़ायदा ये होगा कि बाय द टाइम जब हम एक्सकेवेट करेंगे, इंक्रीमेंट्स में रिमूव करेंगे, तो बाय द टाइम हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे. ऐसे कि पल्पल हीलिंग जो होगी वो स्टार्ट हो गई होगी, तो पल्प हील होना स्टार्ट हो गई होगी और इससे एक मिनिमाइज एक्सपोजर होगा. उसके बाद है पल्पैक्टमी, पल्प एक्सपायरेशन. इसमें कंप्लीट पल्प रिमूवल होती है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ वाइटल पल्प, जैसे RCT में हम करते हैं. उसके बाद है पल्पोटमी, पल्प एम्पुटेशन. इसमें हम सर्जिकल रिमूव करते हैं सिर्फ कोरोनल पोर्शन ऑफ पल्प. कोरोनल पोर्शन पल्प जो होता है ज़्यादातर ये यंग एडल्ट में होता है. जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनकी हमें पल्प की वाइटलिटी मेंटेन रखनी होती है, उसकी वजह से हम ये पल्पोटमी प्रोसीजर करते हैं. यूजुअली परफॉर्म्ड एज एन इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर टेम्परेरी रिलीव इन सिम्टम एज अ थेरेपेटिक मेजर. ठीक है, उसको ताकि हम पल्प की वाइटलिटी इसमें मेंटेन रख सकें और सिर्फ सर्वाइकल कोरोनल पोर्शन हम रिमूव करेंगे, रेडिकुलर पल्प जो हम उसको रहने देंगे. उसके बाद है पार्शियल पल्पोटमी. पार्शियल पल्पोटमी को हम शैलो पल्पोटमी या सीवेक पल्पोटमी भी कहते हैं. इसमें भी यही सेम जो हमने ऊपर पढ़ा पल्पोटमी, लेकिन इसमें पार्शियल पल्पोटमी में हम सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्मॉल डिजीज़ पोर्शन ऑफ वाइटल पल्प. इसमें सिर्फ स्मॉल डिजीज़ पोर्शन, जो कोरोनल पोर्शन हम रिमूव कर रहे थे पल्पोटमी में, इसमें भी पार्शियल पल्पोटमी में भी हम कोरोनल पोर्शन में से भी सिर्फ डिजीज़ पोर्शन जो होगा सिर्फ उसको रिमूव करेंगे, अबाउट 1 to 2 mm, ताकि हम पल्प की वाइटलिटी, वैसे तो हम कोरोनल रेडिकुलर पोर्शन वैसे ही छोड़ रहे थे पल्पोटमी में, लेकिन पार्शियल पल्पोटमी में हम कोरोनल पोर्शन में से भी हाफ कोरोनल पोर्शन रिमूव करेंगे और उसमें से भी प्रिजर्व कर देंगे. उसके बाद एक और प्रोसीजर है, दैट इज़ एपेक्सिफिकेशन. इसमें हम वी विल इंड्यूस कैल्सिफाइड बैरियर. इसमें हम कैल्सिफाइड बैरियर बनाते हैं, आर्टिफिशियल कैल्सिफाइड बैरियर होता है उन रूट्स में जो अभी कम्प्लीटली फॉर्म नहीं होती. ठीक है, तो जो अपाइकली ओपन होती है नीचे से, जिसमें पल्प नेक्रोसिस हो चुकी होती है और अब रूट जो है वो कंप्लीट नहीं हुई होती. उसके बाद वी हैव अपेक्सोजेनेसिस. अच्छा, अपेक्सोजेनेसिस में हमें वाइटल पल्प थेरेपी है ये भी. अच्छा, वाइटल नॉन वाइटल थेरेपी दोनों अलग अलग किस्म की है, लेकिन उसमें वाइटल पल्प थेरेपी में होता है कि हम पल्प को वाइटल रखने की कोशिश करते हैं कि इसमें पल्प जो है वो बची रहे. ठीक है, एपेक्सोजेनेसिस में हम
फॉर्मेशन इनेबल इसमें हम जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, वाइटल बल्ब थेरेपी प्रोसीजर है जो हम परफॉर्म करते हैं ताकि वी विल बी एबल टू इनेबल कंटिन्यूड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड, जिसमें हम फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड कंटिन्यू रख सकें, ताकि जो ओपन अपेक्स होती है, जो अभी ज़्यादातर यंग पेशेंट जो होते हैं उनमें अभी एपेक्स जो है वो अभी कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं होती रूट की, तो उनकी रूट की जो एपेक्स होती है, जो जड़ होती है, वो भी ओपन होती है। तो उसको क्लोज़ करने के लिए हम एपेक्सोजेनेसिस प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग कि ये टर्मिनोलॉजीज होती क्या है, पल्प कैपिंग उसमें है क्या, ठीक है। उसके आफ्टर दैट वी हैव पल्प रीजनरेशन, पल्प रिवस्कुलाइजेशन एंड पल्प रिवाइटलाइजेशन। पल्प रीजनरेशन में हम रीजनरेट करते हैं, रिक्रिएट लॉस्ट और डैमेज पल्प टिश्यू, नाम से पता चल रहा है। रिवस्कुलाइजेशन में हम दोबारा ब्लड सप्लाई रिस्टोर करते हैं, और रिवाइटलाइजेशन में हम वाइटल कनेक्टेड टिश्यू को रिक्रिएट करते हैं इन द पल्प स्पेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कैविटी डेप्थ, रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस देखेंगे। अच्छा, डेंटिन परमेबिलिटी इंक्रीज एक्सपोनेंशियली with increasing cavity depth because both diameter and density of dentinal tubules increase with cavity depth। अच्छा, इसमें डेंटिन की परमेबिलिटी और जितनी ज़्यादा होगी वो डिपेंड करेगी कैविटी की डेप्थ पे। अगर कैविटी की डेप्थ ज़्यादा है, कैविटी बहुत डीप है, तो परमेबिलिटी भी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। बोथ डायमीटर डेंसिटी ऑफ डेंटिन ट्यूब्यूल इंक्रीज विद कैविटी डेप्थ, दोनों डायमीटर और डेंसिटी दोनों इंक्रीज़ होंगी, परमेबिलिटी, डायमीटर और डेंसिटी डेंटिनल ट्यूब्यूल्स की सब इंक्रीज़ होगी डेप्थ, जैसे ही कैविटी की डेप्थ इंक्रीज़ होती रहेगी। रिमेनिंग थिकनेस, डेंटिन थिकनेस ऑफ 1 mm is most regarded as sufficient to shield the pulp from the most form of irritation। It is 1 mm थिकनेस होनी चाहिए डेंटिन की पल्प से, मतलब पल्प और डेंटिन जो दोनों के दरमियान 1 mm का डिफरेंस, 1 mm की थिकनेस होनी चाहिए ताकि वो इरिटेशन से बच सके। अगर 1 mm से कम होगी तो इरिटेंट्स जो है वो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू पल्प के अंदर एंटर हो सकते हैं। इन नॉन कैरियस टीथ टर्शियरी रिएक्शनरी dentin is formed most rapidly when the remaining dentin thickness is between 0.5 to 2.5 mm। इसमें ये कह रहा है कि नॉन कैरी, अगर टीथ में कैरीज नहीं है तो टर्शरी रिएक्शनरी डेंटिन बनेगा ज़्यादा रैपिडली। अगर रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस 0.5 या 2.5 अगर थिकनेस रह जाती है तो फिर टर्शरी रिएक्शनरी डेंटिन की फॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी होगी, ज़्यादा तेज़ी से होगी। अच्छा, कैविटी ड्राइंग एंड क्लीनिंग। अच्छा, कैविटी में हम ड्राई और क्लींजिंग कैसे करते हैं। अ प्रोलॉन्ग ब्लास्ट ऑफ कंप्रेस्ड एयर एम्ड इनटू फ्रेशली एक्सपोज्ड वाइटल डेंटिन कॉज रैपिड ऑनवर्ड ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन पेशेंट डेंटिनल ट्यूब्यूल थ्रू स्ट्रॉन्ग कैपिलरी फोर्सेस। जब हम काफ़ी देर तक एयर कंप्रेसर से हम काफ़ी देर तक डेंटिन जो हमने कट किया होता है डेंटिन, हम उस पर काफ़ी देर तक अगर एयर अप्लाई करते हैं, बहुत प्रेशर्ड होता है उसमें, तो फ्रेशली एक्सपोज डेंटिन होता है उसमें रैपिड आउटवर्ड मूवमेंट हो जाती है। फ्लूइड जो होता है ना डेंटिनल ट्यूब्यूल में बहुत स्ट्रॉन्गली बहुत जल्दी मूव करने लग जाता है, तो इसकी वजह से रैपिड ऑनवर्ड flow in fluid in the dentinal tubules stimulates nociceptors in the dentin pulp, thus producing pain। जब ये रैपिड आउटफ्लोइंग होती है ना फ्लूइड की डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में, तो ये स्टिमुलेट करते हैं नोजिसेप्टर में, नोजिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से पेन प्रोड्यूस हो जाता है। जल्दी यदि फ्लूइड मूव कर रहा है, बहुत तेज़ से मूव कर रहा है, तो वो पेन कॉज कराता है। रैपिड आउटवर्ड फ्लूइड मूवमेंट में ऑल्सो रिजल्ट इन ओडोंटोब्लास्ट डिस्प्लेसमेंट, और रैपिड आउटवर्ड मूवमेंट होती है, जल्दी जल्दी फ्लूइड की मूवमेंट होती है, वो ओडोंटोब्लास्ट की डिस्प्लेसमेंट भी कॉज कराती है। ओडोंटोब्लास्ट लाइक सेल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग टर्शियरी रिपेरेटिव डेंटिन। ओडोंटोब्लास्ट साइल की तरह के जो सेल्स होते हैं वो टर्शियरी रिपेरेटिव डेंटिन फॉर्म करते हैं। ऑल्सो ड्राई एजेंट्स कंटेनिंग लिपिड solvents such as acetone ether have been used to clean cavity floors
Their rapid rate of evaporation can produce strong hydrodynamic forces in the tubule, causing odontoblasts displacement. Cavities should be dried with cotton. अब ये इतना जो है वो रैपिड मूवमेंट और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बेहतर है कि कैविटी को हम ड्राई करें कॉटन पैलेट से एंड ओनली शॉर्ट ब्लास्ट ऑफ एयर. थोड़ा सा बस एयर प्रेशर दें और कॉटन पैलेट से साफ़ कर दें. शुड बी केयरफुली अप्लाइड रदर देन हार्श केमिकल और बाकी चीज़ें जैसे ऊपर बताया एसीटोन और ईथर तो इन सब का जो है वो जो नुकसान हो रहा है, इससे बेहतर है कि आप कॉटन पैलेट से कैविटी को ड्राई कर दें और शॉर्ट एयर ब्लास्ट आप एयर यूज़ करें. दिस इज़ ऑल यू नीड. इसके बाद है एचिंग डेंटिन और स्मेयर लेयर रिमूवर. जो डेंटिन को जब हम एच करते हैं फिर उस बिफोर अप्लाइंग एडेसिव मटेरियल परमानेंट मटेरियल, तो उसमें क्या होता है, कटिंग डेंटिन प्रोड्यूसेस अ स्मेयर लेयर ऑफ द cut surface consisting of fragments of microscopic mineral crystals and organic matrix debris which may interfere with the adherence of adhesive restorative material. अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि जब हम डेंटिन को कट करते हैं तो उसमें से एक स्मेयर लेयर निकलती है कटिंग सरफेस से, जिसमें फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक मिनरल क्रिस्टल्स होते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल जिससे डेंटिन बना होता है, वो सारे निकलते हैं. मिनरल क्रिस्टल और ऑर्गेनिक मैट्रिक डेब्रिस जो इंटरफेयर करते हैं एडेरेंस ऑफ रेस्टोरेटिव मटेरियल. मतलब जैसे माइक्रोपोर, ये मैं आपको समझाती हूँ थोड़ी देर में. एसिडिक कैविटी क्लीनिंग प्रोड्यूसेस द चीलेट acidic cavity cleansing produces and chelating agents are often used to remove the smear layer, but their use is mainly justified only when the placement of adhesive restoration. अच्छा, acidic cavity cleansing हम चिलेटिंग एजेंट्स और एसिडिक कैविटी क्लींजिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ताकि हम इस स्मेयर लेयर को रिमूव कर सकें, बट देयर यूज़ इज़ मेनली जस्टिफाइड ओनली विद प्लेसमेंट ऑफ. तो हम सिर्फ तब करेंगे स्मेयर लेयर रिमूव जब हमें कोई एडहेसिव रेस्टोरेटिव मटेरियल यूज़ करना होगा, जीएसी यूज़ कर रहे हैं या हम कंपोजिट यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी सिर्फ उस बिना पे हम इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि स्मेयर लेयर डज हैव वन डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी बाय ब्लॉकिंग द ओरिफाइस ऑफ डेंटिन ट्यूब्यूल. इसकी एक डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है स्मेयर लेयर जो है वो अच्छी इसकी एक प्रॉपर्टी भी है बाय ब्लॉकिंग द ओरिफाइस ऑफ डेंटिन, कि वो ब्लॉक कर देता है डेंटिन ट्यूब्यूल. द स्मेयर प्लग्स ग्रेटली डिक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ डेंटिन, जिससे वो जब डेंटिन ट्यूब्यूल को ब्लॉक करता है तो परमेबिलिटी उसकी कम हो जाती है. मतलब कोई भी इरिटेंट कोई भी चीज़ उसके अंदर इजीली इन्वेड नहीं कर पाती, इजीली वहाँ से जा नहीं पाती. अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ. फॉर एग्जांपल ये दांत ये डेंटिन है, हमने डेंटिन को कट किया, यहाँ पे डेंटिन ट्यूब्यूल्स है, ठीक है. आपने डेंटिन कट किया तो यहाँ पे बता तो समझे ऐसे रफ सरफेसेस बन गई, यहाँ जो है ना वो स्मेयर लेयर आ गई बीच में. ये डेंटिन ट्यूब्यूल्स हैं, इसके अंदर स्मेयर लेयर आ गई, ठीक है. अब जब हमें कोई एडेसिव मटेरियल यूज़ करना होगा तो हमें यहाँ पे इस स्मेयर लेयर को रिमूव करना होगा ताकि ये मटेरियल यहाँ पे आ सके और वो अच्छे से बॉन्ड कर सके. अब जब हम स्मेयर लेयर रिमूव हमने फॉर एग्जांपल स्मेयर लेयर रिमूव किए, अब जो भी हम एडेसिव मटेरियल अप्लाई करेंगे जैसे कि कंपोजिट, तो वो यहाँ पे आके इजीली बॉन्ड कर सकेगा. लेकिन अगर यहाँ पे स्मेयर लेयर मौजूद होगी तो वो अच्छे से बॉन्ड नहीं करेगा और वो चिप ऑफ हो जाएगा. तो हमें अच्छी बॉन्डिंग के लिए स्मेयर लेयर को रिमूव करना है. लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई एडेसिव मटेरियल यूज़ नहीं करते तो देयर इज़ नो नीड टू रिमूव दिस स्मेयर लेयर, क्योंकि स्मेयर लेयर अच्छा डिज़ायरेबल एक प्रॉपर्टी ये भी तो है कि वो ब्लॉक कर रहा है ओरिफाइस को, डेंटिन ट्यूब्यूल को. ये ठीक तो कर रहा है ना कि ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से नीचे इरिटेंट्स या कोई भी चीज़ इसकी परमेबिलिटी जब कम हो जाएगी तो फिर कोई इरिटेंट कुछ भी नीचे नहीं जा सकता. कोई बैक्टीरिया कोई भी इरिटेंट्स हैं वो नीचे जाके नीचे जो पल्प होगी उसमें नहीं जा सकते. तो इसकी वजह से हमारी पल्प जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी.
तो इसमें ये एक डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी बता रहा है कि अगर हमें स्मेयर लेयर रिमूव करनी है तो उसका एक ही हमारे पास रीज़न होना चाहिए कि वहाँ पे हमें एडेसिव रेस्टोरेशन मटेरियल की प्लेसमेंट करनी है, और अगर नहीं करनी तो वी डोंट हैव टू डू दैट. कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ स्मेयर लेयर opens the tubules, significantly increase permeability of dentine. If the dentine is left unsealed, the diffusion of irritants of the pulp may intensify and prolong the severity of pulp. अगर देखिए इसमें हमने कंप्लीट स्मेयर लेयर जो है डिसॉल्व हो गई और डेंटिनल ट्यूब्यूल्स जो है वो खुल गए, तो उससे परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से डेंटिन अगर हमने फिर सील नहीं किया तो इरिटेंट्स होंगे वो पल्प में चले जाएंगे और सिवियरिटी पल्प की जो भी पल्प पर रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा और सिवियरिटी ज़्यादा होती है. अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट रेस्टोरेटिव हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब कोई भी हम रेस्टोरेशन करते हैं उसके बाद जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसके क्या क्या वजूहत हो सकती हैं. इफ़ इट इज़ डिलेड इन ऑनसेट बाय डेज, अगर कुछ दिनों बाद होती है तो कॉज में भी माइक्रो लीकेज, तो माइक्रो लीकेज की वजह से वो होगा बैक्टीरियल इन इरिटेंट्स अंडर अ पुअरली सील्ड रेस्टोरेशन, जिसकी वजह से माइक्रो लीकेज होगा बैक्टीरियल इरिटेंट्स का, जो हम पुअरली सील्ड रेस्टोरेशन में की वजह से हो सकता है अगर डेज में डिलेड इन ऑनसेट बाय डेज. ठीक है, डेज की बात हो रही है. इफ़ पेन इज़, अब नीचे आ जाए, इफ़ पेन इज़ इवोक्ड बाय बाइटिंग, अगर हम बाइट कर रहे हैं तो पेन हो रहा है. ऑन रिसेंटली रिस्टोर टूथ, रिसेंटली रिस्टोर हुआ है और हम उसमें बाइट कर रहे हैं और फिर पेन हो रहा है. एंड इंट्रा कोरोनल restoration may be exerting a strong shearing force on the dentine walls of the preparation. It is more likely to be caused by injury to the periodontal ligament as a result of hyperocclusion. हो सकता है कि आपने जो भी रेस्टोरेशन की है उसमें कोई कस्ब जो है वो इतना ज़्यादा रह गया हो, इतना बड़ा कस्ब हो, हाइपरऑक्लूजन हो, जिसकी वजह से जब वो फोर्स लगा के वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई तो उसके दौरान पेरिडोंटल लिगामेंट जो है वो इंजर्ड हो गए, इसकी वजह से दर्द हो रहा हो. अगर बाइटिंग में पेन हो रहा है, अगर कुछ डेज में पेन हो रहा है तो माइक्रो लीकेज हो सकता है रेस्टोरेशन का. अगर बाइटिंग में पेन हो रहा है उसी जगह पे तो हाइपरऑक्लूजन हो सकती है. हाइपरऑक्लूजन फ्रॉम एन एक्स्ट्रा ओरल रेस्टोरेशन डज नॉट इंजर द पल्प बट मे कॉज अ ट्रांजिएंट हाइपरसेंसिटिविटी. पल्प को इंजर नहीं करेगी लेकिन हाइपरसेंसिटिविटी कॉज करेगी, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ये द मोस्ट important property of zinc oxide ethylene is that it prevents micro leakage of bacterial cells, thereby producing hypersensitivity and providing antimicrobial property. zinc oxide ethylene जो है वो प्रिवेंट करता है माइक्रो लीकेज ऑफ बैक्टीरिया. इसमें माइक्रो लीकेज नहीं होता, बैक्टीरियल माइक्रो लीकेज नहीं होने देता जिंक ऑक्साइड ethylene, जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी भी नहीं होती. जब बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया ही नहीं गए अंदर, पीछे इसलिए हो रहा था ना कि माइक्रो लीकेज हो रहा था बैक्टीरिया का माइक्रो लीकेज नहीं होने दिया जिंक ऑक्साइड ethylene ने, तो जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी भी नहीं हुई. एंड प्रोवाइडिंग एंटी माइक्रोबियल, तो दैट्स हाउ ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करता है. एंटी बैक्टीरिया से भी और जितने माइक्रोब्स हैं उनसे भी प्रोवाइड करता है सेफ्टी. बोथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कंपोजिट रेजिन शो फास्टर डिपोजिशन ऑफ टर्शियरी डेंटिन देन GIC. ग्लास आइनोमर सीमेंट से ज़्यादा अच्छी डिपोजिशन और टर्शियरी डेंटिन. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कंपोजिट, ये दोनों ज़्यादा फास्टर डिपोजिशन शो करते हैं टर्शियरी डेंटिन की देन GIC, इसीलिए हम ये दोनों फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं. इन डीप कैविटीज़ इन पोस्टीरियर टीथ कंपोजिट आर एसोसिएटेड विद पल्पल इंजरी देन अमलगम्स बिकॉज ऑफ लीकेज. अब डीप कैविटी जो होती हैं पोस्टीरियर टीथ में, इसमें कंपोजिट्स जो होते हैं वो माइक्रो लीकेज एसोसिएटेड विद पल्पल इंजरी, उसमें पल्पल इंजरी ज़्यादा होती है क्योंकि माइक्रो लीकेज होता है एनेमल से. तो कंपोजिट और एनेमल दोनों में से हम प्रेफर करना चाहें एक, तो हम अमलगम को इस बेस पे अगर प्रेफर करें कि उसमें माइक्रो लीकेज के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो पल्प इंजरी नहीं कराता, उसमें
हमें एडवांटेज हो सकता है इस बात का तो हम कर सकते हैं। वी विल गो फॉर अमलगम फिलिंग। डीप कैविटी से बात हो रही है। ओवरनाइट एक्सटर्नल ब्लीचिंग फॉर इंटीरियर टीथ 10% कार्बामाइड पेरोक्साइड कॉज माइल्ड पल्पाइटिस विच इज़ रिवर्स विद इन 2 वीक्स। अच्छा, ओवरनाइट एक्सटर्नल ब्लीचिंग जो होती है इंटीरियर टीथ की, ओवरनाइट एक्सटर्नल ब्लीचिंग होती है जिसमें 10% कार्बामाइड पेरोक्साइड होता है, वो भी माइल्ड पल्पाइटिस करा सकता है फिर, जो कि बाद में रिवर्सिबल है। लेकिन कार्बामाइड पेरोक्साइड जो है वो ओवरनाइट हमें एक्सटर्नल ब्लीचिंग जो है ना उससे ओवरनाइट एक्सटर्नल ब्लीचिंग से हमें माइल्ड पल्पाइटिस हो सकती है, जो कि फिर रिवर्सिबल भी होता है। A thin layer of varnish is in preventing thermal sensitivity। अच्छा, अब हम वाइटल पल्प थेरेपीज पे आते हैं। ओके, सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वाइटल पल्प थेरेपीज। वाइटल पल्प थेरेपी में वी आर गोइंग फॉर ट्रॉमेटिक पल्प एक्सपोजर टेंड्स टू हैव अ बेटर प्रोग्नोसिस देन मैकेनिकल exposures during caries excavation or caries exposure due to reduced infection risk। they're telling us कि अगर ट्रॉमेटिक पल्प एक्सपोज होता है या मैकेनिकल एक्सपोजर होता है तो उसमें से दोनों में से अगर कैरीज एक्सपोजर होता है तो दोनों में से बेटर प्रोग्नोसिस किसकी होगी? बेटर प्रोग्नोसिस ट्रॉमेटिक पल्प की होगी, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। अगर कैरीज एक्सपोजर है तो फिर उसमें पल्प जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, और पल्प जब इन्वॉल्व होता है तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस पूरे होते हैं। उसके बाद है इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग। इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग हम पीछे पढ़ के आए हैं। इन डीप लीजन पार्शियल कैरीज रिमूवल में रिड्यूस द रिस्क ऑफ pulp pathology which can arise from exposure during complete caries removal, particularly in asymptomatic. However, indirect pulp capping should be contemplated only if there is no clinical sign and symptom। indirect pulp capping में हम caries remove करेंगे, फिर हम देखेंगे अगर पल्प जो है वो इन्वॉल्व है लेकिन उसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, तो जिससे हमें पता चलेगा कि कोई इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है। और डेंटिनल लीजन अगर डीप है हाई लाइकली, तो फिर देयर इज़ ऑलरेडी अ हाई लाइकलीहुड ऑफ पल्प इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम अ कैरियस चैलेंज। ठीक है, बट इट इज़ लेवल ऑफ कैरियस एक्टिविटी दैट इज़ प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ सक्सेसफुल आउटकम फॉर इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग। अच्छा, इसमें हम करेंगे स्टेप वाइज टेक्निक यूज़ करेंगे एक्सकेवेशन ऑफ कैरीज। जो हम इंक्रीमेंट्स में जो कैरीज रिमूव कर रहे थे ना, और पीछे हम स्पेस दे रहे थे पल्प जो है वो हीलिंग का, हीलिंग टाइम प्रोसीजर जिस दौरान जब तक हीलिंग हो जाए, तो इसमें हम वो टेक्निक यूज़ करेंगे। सेवरल विजिट्स में करेंगे rather than one visit। reduce risk of accidental mechanical exposure of the pulp, ताकि हम एक्सीडेंटल मैकेनिकल एक्सपोजर जो होता है पल्प का उसको रिमूव कर सकें। अचानक से पल्प जो है मैं रिमूव करते करते एक्सपोज ना हो जाए। टू में स्लो और अरेस्ट डेवलपमेंट लीजन, ताकि पल्प का जो लीजन है कैरीज लीजन है वो स्लो हो जाए या फिर अरेस्ट हो जाए, लीडिंग टू इम्प्रूव प्रोग्नोसिस फॉर पल्प, ताकि हमारी मेजर जो हमारा जो गोल है दैट इज़ टू मेंटेन पल्प वाइटैलिटी एंड वी आर डूइंग दैट। उसके बाद है डायरेक्ट पल्प कैपिंग। डायरेक्ट पल्प कैपिंग हम डायरेक्ट मटेरियल प्लेस करते हैं एक्सपोज पल्प पे। ठीक है, जैसे ही पल्प एक्सपोज हो गया अब हम उस पर डायरेक्टली मटेरियल प्लेस करेंगे। दो तरह के मटेरियल होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड MTA। हम दोनों में से जो भी हमें ज़्यादा अब वाइडली जो है MTA यूज़ होता है, मिनरल ट्राइऑक्साइड एग्रीगेट। हाँ, क्योंकि मिनरल ट्राइऑक्साइड इंक्रीज फाइनिंग फेवर इट्स इजी हैंडलिंग प्रॉपर्टीज़ एंड मोर प्रेडिक्टेबल हार्ट टिश्यू बैरियर फॉर्मेशन। तो MTA की प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी है कंपैरेटिवली, तो इसीलिए हम MTA ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। कंसीडरेशन फॉर डायरेक्ट पल्प कैपिंग इंक्लूड ट्रॉमेटिक एक्सपोजर, accidental mechanical pulp during cavity preparation and exposure caused by caries. However, as in indirect pulp capping, the prognosis is heavily dependent on the pulp vitality and extent of infection.
and inflammation. ठीक है, द साइज ऑफ एक्सपोजर शुड बी स्मॉल प्रिफरेबली. अच्छा, एक्सपोज्ड पल्प जो होती है ना, अगर एक्सपोजर हो गया और हमें उसको फ़ौरन से ही मटेरियल प्लेस करके क्लोज करना ताकि हम पल्प की वाइटैलिटी मेंटेन रख सकें, इसीलिए हम ये डायरेक्ट पल्प कैपिंग प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं. तो इसमें यह है कि अगर एक्सपोजर जो है वो 0.5 जितना है या 0.5 से कम है तो, और हेमरेज शुड बी डिग्री, और खून जो है वो पल्प से निकलना शुरू हो स्टार्ट. जैसे हमने एक्सपोज कर लिया, हमें कैसे पता चलेगा कि खून निकलना स्टार्ट हो जाता है. तो अगर हेमरेज भी कंट्रोल हो गया और 0.5 लेस देन 0.5 है एक्सपोजर, तो हम प्रेफर करते हैं कि अब हम डायरेक्ट पल्प कैपिंग कर दें और मटेरियल प्लेस करके और उसको रिस्टोर कर दें. उसके बाद पल्पोटमी हमने पीछे पढ़ा कि पल्पोटमी में, जिसमें हम पल्पोटमी भी पढ़ा और पार्शियल पल्पोटमी जिसे हम सेविक पल्पोटमी भी कह रहे थे. ठीक है, वाइटल पल्प थेरेपी है. इन्फेक्टेड कंट्रोल पल्प को हम सर्जिकली एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम वाइटल रेडिकुलर पल्प को छोड़ देंगे वहीं पे ही. डायरेक्ट पल्प कैपिंग उसके बाद करके और कैरिस पल्प एक्सर्जन डिसेबिलिटी परमानेंट. अच्छा, इसमें ये कि फिर पल्प, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि पल्प जो वो वाइटल हो और एसिम्प्टोमेटिक हो और कैरिस डेंटिन पल्प. अच्छा, इसके बाद एक अल्टरनेटिव अप्रोच है पार्शियल पल्पोटमी. ठीक है, हमने पल्पोटमी की और उसके बाद पार्शियल पल्पोटमी जिसे हम सिविक पल्पोटमी भी कह रहे हैं. विद बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ ऑन द ऑब्जर्वेशन द इन्फ्लेमेशन इज ऑफन लोकलाइज टू द मोस्ट सुपरफिशियल रीजन ऑफ द कोरोनल पल्प. अच्छा, ऑब्जर्वेशन के बाद हमें पता चला है कि इन्फ्लेमेशन मोस्ट सुपरफिशियल पार्ट जो होता है ना क्राउन के कोरोनल पल्प के, वहाँ पे होता है. तो फिर बेहतर है कि हम वहाँ से कोरोनल पोर्शन में से भी जो सिर्फ डिजीज पार्ट है सिर्फ उसको एक्सरसाइज करें, सिर्फ उसको सर्जिकली रिमूव करें, पूरा कोरोनल पार्ट हम रिमूव ना करें. तो इसमें यह है कि ये क्या करेंगे, आफ्टर एक्ससीजन ऑफ 2 mm ऑफ कोरोनल पल्प टिश्यू, इसमें 1 to 2 mm तक रिमूव करते हैं कोरोनल पल्प. दिस टेक्निक वेरी सिमिलर टू डायरेक्ट पल्प कैपिंग इन्वॉल्व. इसमें हम पहले पल्प को रिमूव करेंगे, हेमरेज कंट्रोल करेंगे, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या MTA जो भी हमारी मटेरियल होगा सील करने के लिए हम उसको सील करेंगे और फिर परमानेंट रेस्टोरेशन कर देंगे गुड मार्जिनल सील के साथ. इसके बाद है ओपन एपेक्स. ओपन एपेक्स के हमारे पास ये होते हैं कि जब the open apex present in the development to immature until the apical closure occurs approximately 3 years. दांत जो है वो निकलने के बाद रूट डेवलपमेंट जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 साल लगते हैं उसको. इरप्शन के बाद दांत निकल गया, अब उसको 3 साल लगेंगे उसकी रूट कंप्लीशन में. तो अगर 3 साल से पहले ट्रॉमा हो गया और पल्प में नेक्रोसिस हो गई, वाइटल पल्प जो है वो उसकी वाइटलिटी पे कोई भी किसी ट्रॉमा या किसी भी वजह से मैकेनिकल ट्रॉमा हो, केमिकल ट्रॉमा और एनी अदर, तो उसकी वजह से अगर वाइटलिटी रुक गई है तो जिसमें ओपन एपेक्स रह जाएगी, पीछे एपेक्स जो है ना वो खुली रह जाएगी, बंद नहीं होगी, जिसकी वजह से दांत जो होगा वो मजबूत भी नहीं होगा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉज होंगे. ठीक है, एंड ओपन एपेक्स में ऑल्सो डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्प्शन of a previously mature apex after orthodontic treatment or severe periapical inflammation. इसमें ओपन एपेक्स ऐसे भी हो सकती है कि एक्सटेंसिव रिजॉर्प्शन हुई हो प्रीवियसली मैच्योर एपेक्स में. पहले एपेक्स जो थी वो मैच्योर थी और उसमें एक्सटेंसिव रिजॉर्प्शन हो गई क्योंकि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या सिवियर पेरियापाइकल इन्फ्लेमेशन, इन 2 कॉजेज़ की वजह से अगर एक्सटेंसिव रिजॉर्प्शन हुई, इस वजह से भी ओपन एपेक्स होता है. द प्रेजेंस ऑफ ओपन एपेक्स सिग्निफिकेंट चैलेंज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्पल इंजरी. When the apex is not closed, the routine root canal procedures cannot be performed. अगर apex पीछे से बंद नहीं है तो फिर हम root canal treatment perform नहीं कर सकते. Certain treatment and results of treatment and unpredictable depending on the vitality of the affected pulp, severe
सेवरल अप्रोचेज ऑफ पॉसिबल एपेक्सोजेनेसिस, एपेक्सिफिकेशन। अच्छा, हम वाइटलिटी बहुत मैटर करती है पल्प की। अगर पल्प वाइटल है तो हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे ओपन एपेक्स का। अगर पल्प नॉन वाइटल है तो उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे ओपन एपेक्स का। तो इसमें दो आते पीछे हमने पढ़े थे, एपेक्सिफिकेशन एंड एपेक्सोजेनेसिस। एपेक्सिफिकेशन हम तब करेंगे जब पल्प नॉन वाइटल होगी, नेक्रोसिस हो चुकी होगी, और एपेक्सोजेनेसिस हम तब करेंगे जब हमें रूट की डेवलपमेंट और फॉर्मेशन जो है वो फिजियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू रखनी होगी। तो वाइटल पल्प थेरेपी है। अब रूट ऑलरेडी पल्प जो है वो वाइटल है तो हम तब ये परफॉर्म करेंगे। अब हम आते हैं एपेक्सोजेनेसिस की में। इसमें ट्रीटमेंट प्लान है, पहले पल्प डायग्नोसिस। अगर रिवर्सिबल पल्पाइटिस है तो ट्रीटमेंट वाइटल पल्प थेरेपी होगी या एपेक्सोजेनेसिस भी वाइटल पल्प थेरेपी का पार्ट है। और अगर इरिवर्सिबल पल्पाइटिस होगा या पर्पल नेक्रोसिस हो गई होगी तो फिर डिग्री ऑफ रूट डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि रूट डेवलप हो गई या नहीं। फिर हम RCT पे जाएंगे या फिर एपेक्सिफिकेशन पे जाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, एपेक्सोजेनेसिस वाइटल पल्प थेरेपी प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें हम फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट और फॉर्मेशन कराते हैं रूट एंड की। हम जो भी डेवलपमेंट हो रही होती है ना, दांत की अभी कंप्लीट नहीं हुई होती और बीच में ट्रॉमा हो गया होता है, तो हम बस उसको कंटिन्यू रखना चाह रहे होते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रही थी फिजियोलॉजिकल तो वो और फॉर्मेशन जो हो रही थी रूट की वो कंटिन्यू होती रहे। हम सिर्फ उसको एक हेल्प आउट कर देते हैं कि जो भी बीच में ट्रॉमा हुआ था उसकी वजह से जो डेवलपमेंट रुकी थी वो कंटिन्यू हो जाए। ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेंटेन वाइटलिटी और रेडिकुलर पल्प, ठीक है। हमें वाइटलिटी मेंटेन रखनी है ज़्यादातर, क्योंकि इमेच्योरिटी जो होते हैं जो कि कोरोनल एक्सपोजर होता है उनका ट्रॉमा की वजह से। इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फॉर अप टू 168 आवर तकरीबन 5 दिन ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद इन्फ्लेमेशन इज़ लिमिटेड टू दी मोस्ट सुपरफिशियल पार्ट ऑफ 2 mm। हम इसमें ये पता चलता है कि तकरीबन 5 दिन ट्रॉमा होने के तकरीबन 5 दिन बाद भी इन्फ्लेमेशन जो होती है वो मोस्ट सुपरफिशियल पार्ट, क्राउन के बिल्कुल सुपरफिशियल पार्ट पे ही अभी इन्फ्लेमेशन वहीं होती है अप टू 2 mm। तो अगर हम इसमें पार्शियल पल्पोटमी करके एपेक्सोजेनेसिस जो भी हम जनरेट करें तो पार्शियल पल्पोटमी करके ही हम प्रोसीजर स्टार्ट करें तो ये वाइटल ही पल्प जो है हमारी वाइटल ही रहेगी। अच्छा, इसका प्रोसीजर ये है कि हम पहले एनेस्थीसिया देंगे, रबर डैम लगाएंगे, उसके बाद इन्फ्लेम पल्प जो होगा वो रिमूव करेंगे। इन्फ्लेम पल्प तकरीबन 2 to 4 mm पल्प जो होगा, जो कोरोनल डिजीज़ पल्प जो होगा उसको रिमूव करेंगे शार्प राउंड बर से, या फिर स्पून एस्केवेटर भी यूज़ करते हैं इसमें। शार्प राउंड बर हाई स्पीड पे हम विथ वाटर कूलेंट हम यूज़ करेंगे और रिमूव करेंगे एंटायर पल्प टू एक्सपोज द रेडिकुलर पल्प, ठीक है। हम कोरोनल पल्प जो है वो पूरी रिमूव कर रहे हैं इसमें, सही। कोरोनल पल्प जो है डिजीज़ पल्प है उसको रिमूव करेंगे और रेडिकुलर पल्प जो है उसको बचाएंगे। रेडिकुलर पल्प एक्सपोज तो हो जाएगी यूजिंग अ शार्प स्पून एस्केवेटर भी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम हेमरेज कंट्रोल करेंगे। हेमरेज इज कंट्रोल ऑफ प्रेशर ऑन दी कॉटन पैलेट मॉइस्चर विद सलाइन। हेमरेज कैसे कंट्रोल होगा, हम प्रेशर से कंट्रोल करेंगे। कॉटन पैलेट जो है उस पर वो नॉर्मल सलाइन होगा और उससे हम कंट्रोल करेंगे। फेल टू अचीव, अगर हेमोस्टेसिस अचीव नहीं कर पाया, हमने प्रेशर भी अप्लाई करके रखा और उसके बाद भी हेमोस्टेसिस खून जो है वो रुकना बंद नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, इंडिकेट द इन्फ्लेम टिश्यू रिमेन दैट मोर पल्प टिश्यू मस्ट बी रिमूव। इससे हमें ये इंडिकेशन मिलेगी कि अभी भी डिजीज़ पल्प अभी भी मौजूद है। आपने पूरा कोरोनल पोर्शन रिमूव किया, रेडिकुलर पल्प छोड़ा है, लेकिन वो फिर भी शो कर रहा है कि अभी भी रहता है इन्फ्लेम पल्प। फिर वही सेम प्रोसीजर, एक्सपोज पल्प जो है वो हम उसको रिंस करेंगे 1.25 सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ। उसके बाद MTA या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस पर लगा के उसको सेट होने देंगे और उसके बाद इसमें MTA बताया है, द रिस्पॉन्स टू MTA इज़ एक्सीलेंट वेयर इट इज़ ऑलवेज अ जोन ऑफ नेक्रोसिस बीनीथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बेटर MTA, तो इसलिए हम MTA ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं। MTA इज़ प्रिपेयर्ड इमीडिएटली बाय यूजिंग द मिक्सिंग द पाउडर विद स्टेराइल वाटर और सेलाइन विद रेशियो 3:1 हम पाउडर और फिर उसके बाद मिक्सचर जो है वो हम पल्प पे प्लेस कर देंगे
विद प्लेस विद द मॉइस्ट कॉटन पैलेट यूज़ करेंगे क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होता है ये मटेरियल। बिकॉज एम्प्टी सेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ओवर 3 घंटे लगते हैं उसको मॉइस्चर में हम कॉटन पैलेट के साथ प्लेस करेंगे क्योंकि उसमें मॉइस्चर। तो हम जो है वो अल्टरनेटली एंटायर कैविटी फिल्ड विद वाइट एमटीए प्रोटेक्टेड विद वेट पीस ऑफ गॉज फॉर 3 to 4 hours। 3 से 4 घंटे के लिए हम एमटीए को वेट गॉज के साथ प्लेस करते हैं, फिर एमटीए को रिमूव करते हैं और फाइनल रेस्टोरेशन प्लेस करते हैं। उसके बाद एपेक्सिफिकेशन। एपेक्स को हम इसमें हम इंड्यूस करते हैं कैल्सिफाइड बैरियर अगर क्रॉस एंड ओपन एपेक्स इन केस जिधर पल्प नेक्रोसिस हो चुकी है और पेरिपाइकल लीजन भी नहीं है उधर हम कैल्सिफाइड बैरियर फॉर्म करते हैं। एपेक्सिफिकेशन में रिमूव करते हैं नेक्रोटिक पल्प और कैनाल डिब्राइडमेंट करते हैं, फिर प्लेस करते हैं एंटी माइक्रोबियल मेडिकेशन और फिर नीचे प्लग फॉर्म करते हैं। हम उसमें एक बैरियर फॉर्म करते हैं कैल्सिफाइड बैरियर जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या एमटीए का होता है। इसके बाद इसकी टेक्निक से प्रोसीजर है जिसमें हम आइसोलेट करते हैं और उसके बाद लाइट डिब्राइडमेंट विद इरिगेशन रूट कैनाल प्रोसीजर करते हैं जिसमें हम इरिगेशन करते हैं 1.25 सोडियम हाइपोक्लोराइड की। उसके बाद वर्किंग लेंथ वगैरह लेके जो भी हमने इंस्ट्रूमेंटेशन करनी होती है फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ग्रेड सर्कमफेरेंशियल फायरिंग रिलेटिवली फायर प्रोग्रेस थ्रू साइजेस। फिर हम इसकी क्लीनिंग करते हैं और इसकी अच्छे से इरिगेशन करते हैं। फिर लार्ज पेपर पॉइंट ड्राइव वही जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो सारा परफॉर्म करते हैं। फाइलिंग और ऑब्जर्वेशन से पहले हम एमटीए जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं into the canal either a powder or paste or by powder or paste by mixing with sterile saline and packed with endodontic plugger or large end of a paper point। ठीक है, empty process and artificial barrier against or prevention material may be condensed if calcium hydroxide were placed. It would allow the tissue from a biological barrier। after placement of MTA barrier radiograph लेते हैं, फिर हम उसके बाद हम कंफर्म करते हैं कैनाल स्पेस क्लोज जो हो गई है एपेक्स तक और एडिक्वेटली फिल्ड हो गई है एपेक्स तक। फिर हम मॉइस्ट कॉटन पैलेट लेते हैं और उसको हम कैनाल के अंदर सेट कर देते हैं। वेल सीलिंग टेम्परेरी रेस्टोरेटिंग मटीरियल प्लेस करते हैं और फिर 24 घंटे बाद पेशेंट को रिकॉल करते हैं और उसके बाद परमानेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं और परमानेंट रेस्टोरेशन प्लेस कर देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उसके बाद रेस्टोरेशन आफ्टर एपेक्सिफिकेशन और सक्सेस ऑफ फेलियर पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन, अदरवाइज दिस इज़ मोर देन इनफ।